आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स है आज के लेक्चर का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स, पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो काइनेमेटिक्स है बच्चों, वो ना एक बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, विच इज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में वी डू स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सारा मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ एंड द कंडीशन ऑफ रेस्ट, कंडीशंस ऑफ रेस्ट मींस रेस्ट और मोशन, ये दो चीजें मैकेनिक्स में स्टडी होती है। मोशन का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन डॉट है, अगर ये टाइम के साथ चलता रहे, अपनी पोजीशन चेंज करे, तो मींस वो मोशन में है। और रेस्ट का मतलब है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। रेस्ट को इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। तो कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे कब होता है, जब उस पर नेट फोर्स जो लग रही होती है, नेट फोर्स वो जीरो है। अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लग रही तो मींस वो पार्टिकल रेस्ट पे है। तो ये सारी जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। नाउ मैकेनिक्स को हम दो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्रांच उसमें से है काइनेमेटिक्स, और जो सेकंड ब्रांच है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। जो हमारा यूनिट नंबर 2 है दैट इज काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग the cause of motion, the cause of motion। हाँ जी, now what is the meaning of cause of motion? मोशन को कौन प्रोड्यूस करता है? अगर यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है तो इस ब्लॉक को मोशन में लेके आना है। कैसे लेके आया जाएगा? इस पे फोर्स लगाई जाएगी। जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगाओगे ये रेस्ट पे ही रहेगा, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। वो आपको पता है, आपने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो कॉज ऑफ मोशन मीन्स फोर्स। हम काइनेमेटिक्स में कभी भी फोर्स को स्टडी नहीं करते, हम कभी भी नेट फोर्स को कैलकुलेट नहीं करते। हम पहले से ही मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी और हम उस मोशन को स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडिंग ऑफ मोशन? हम मोशन को क्यों स्टडी करना चाहते हैं? मोशन को स्टडी करने का मतलब है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है जी, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस की हेल्प लोगे। एग्जांपल के तौर पर लेट अस सपोज एक बॉल है आपके पास, उस बॉल को आपने ऐसे ग्राउंड से किसी हाइट से, एच हाइट से आपने इस बॉल को जस्ट छोड़ दिया, तो ये बॉल नीचे गिरेगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण ये बॉल नीचे आ रही है और ये मोशन में आ गई। जब ये मोशन में आ गई और आप बताना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, लेट अस सपोज एट 5 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, इस बॉल ने ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया, तो इसका मतलब है आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपने बॉल को फेंका नहीं है, आपने जस्ट सोचा है कि मैं इसको इतनी हाइट से फेंकूंगा और मुझे पता चलना चाहिए कि 5 सेकंड बाद ये बॉल कहां पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप बताना चाहते हैं कि जब ये बॉल इस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचेगी उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कितना एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन चीजों को कैलकुलेट करना फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ पैरामीटर्स, दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन। अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स में भी हम मोशन को ही स्टडी करते हैं, बट उस केस में वी नीड टू कैलकुलेट द कॉज ऑफ मोशन मीन्स फोर्स। जब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे वी विल स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ मोशन इन यूनिट नंबर 3 विच इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपकी बुक का यूनिट नंबर 3 है, उसमें जब हम पहुंच जाएंगे तब हम मोशन के डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। मोशन के डायनेमिक्स को स्टडी करने का मतलब है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, जस्ट उस फोर्स को कैलकुलेट करना है।
अगर आपके पास फोर्स आ जाए देन बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज F इज इक्वल टू ma, आप वहां से a कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कर सकते हैं कैलकुलेट। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाए देन यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, जहां पर हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, उनको यूज करके हम सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मींस फोर्स की बात हम करेंगे यूनिट नंबर 3 में जाके कि नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम फोर्स की बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम जस्ट ये वाले जो पैरामीटर्स हैं एस, वी एंड टी, इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, ओके। अभी मैंने जैसे एक एग्जांपल ली थी कि व्हाट इज द गोल ऑफ स्टडिंग काइनेमेटिक्स। तो गोल यही है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, पोजीशन को फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना और इन सब चीजों को फाइंड करना। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते खेलते आपके फ्रेंड ने यहाँ से एक बॉल है जिस बॉल को आप तक पहुंचाना है, तो यहाँ पर आप हैं, ठीक है। तो अगर ये बॉल आप तक वो फेंकना चाहता है तो उसको किसी स्पीड से फेंकनी पड़ेगी और किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंकनी पड़ेगी। तो वो स्पीड और एंगल के हिसाब से ये बॉल आप तक पहुंचेगी। तो क्या वो बॉल वहां पर पहुंच पाएगी, मींस जितना भी डिस्टेंस x है, अगर वो बॉल क्या उसको कवर कर पाएगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो यू कैन फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट बिफोर throwing the ball, बॉल को बिना थ्रो किए हुए by using the equations of motion you can always find this kind of distance। इसके साथ साथ इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा वो भी आप बता सकते हैं, इस बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो भी आप बता सकते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो हमारा पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। ये सबसे सिंपलेस्ट केस है कि भाई काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो हम पढ़ते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब किसी भी तरह के मोशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रेस्ट एंड मोशन, ये जो दो क्वांटिटीज हैं दे आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर आपके विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है तो हो सकता है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू वही सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। एग्जांपल के लिए अगर ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो वो सारे पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ऑल ऑफ दोज पैसेंजर्स आर एट रेस्ट। ठीक है, वो सारे एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर। लेकिन अगर हम बाहर से देखें, प्लेटफॉर्म से देखें पैसेंजर्स को, तो वो सारे पैसेंजर्स मोशन में हैं। तो कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम उस मोशन को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जब भी हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक अजम्पशन रहती है हमेशा, और वो अजम्पशन रहती है कि भाई हम हर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल मान के चलते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मान सकते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं। व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is very small as compared to the distance or displacements covered by it। तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक कार है आपके पास, उस कार की जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली लेट अस सपोज मैक्सिमम 2 मीटर तक हो सकती है। अब ये कार जालंधर से लेके दिल्ली तक गई, ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पर दिल्ली है, तो इसने कोई पाथ फॉलो किया और ये दिल्ली तक चली गई। तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअली दिस इज अराउंड 300 किलोमीटर्स। अब ये कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज वेरी लार्ज और ये जो कार का अपना साइज है दैट इज वेरी स्मॉल। तो इस केस में हम इस कार को एक पॉइंट से रिप्लेस कर लेंगे और उस पॉइंट के मोशन को स्टडी करेंगे। इसकी और एग्जांपल्स हो सकती हैं कि अगर एक एरोप्लेन भी ले लें और वो एरोप्लेन जो है बच्चे वो इंडिया से कनाडा तक जा रहा है ना, तो कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, उसका अपना साइज उसके विद रिस्पेक्ट टू बहुत स्मॉल है, तो दैट कैन बी रिगार्डेड एज ए
पॉइंट ऑब्जेक्ट. सिमिलरली, a bullet fired from the gun, that is also a point object. तो सारे काइनेमेटिक्स में हम हमेशा एक पॉइंट का ही मोशन स्टडी करेंगे और उस पॉइंट के साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट समझने वाला इसमें, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. एक ऑब्जेक्ट एक किसी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है. तो जिस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू हम मोशन को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which motion of an object is studied. मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू ही कर रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं. तो इस तरह का कोई भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाया जाता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसका एक ओरिजिन होता है बच्चे. दिस इज ओरिजिन. ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रेम है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इज कॉल्ड फ्रेम. नाम से पता चल रहा है, इट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम. ठीक है जी, ओके. तो लेट अस सपोज ये ट्रेन है, इस ट्रेन का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसको हम ट्रेन फ्रेम बोल देते हैं. अब इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सब रेस्ट पे हैं, है ना. अगर एक पैसेंजर किसी दूसरे को देख रहा है तो वो कहेगा जी ये रेस्ट पे है, ये वाला पैसेंजर भी इसको बोलेगा ये रेस्ट पे है. अगर आप बाहर से प्लेटफॉर्म से इस पूरी ट्रेन को देखोगे तो ये पूरी ट्रेन भी मोशन में है. तो प्लेटफॉर्म का जो फ्रेम है उसके विद रिस्पेक्ट टू सारे पैसेंजर मोशन में है. अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और वो ट्रेन को देख रहा है और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो बोलेगा ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम मी. एक और प्लेटफॉर्म ले लेते हैं दूसरी जगह से, दिल्ली से देख लेते हैं. यहाँ पर एक पैसेंजर है, वो सेम ट्रेन को देख रहा है, अब ट्रेन उसको अप्रोच कर रही है, तो उसके लिए ये मोशन तो है, लेकिन ये मोशन इस केस में ट्रेन उसको अप्रोच कर रही है. ये ट्री बाहर से रेस्ट पर है, बट अगर ट्रेन वाले पैसेंजर इस ट्री को देखें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में, आपको लगता है कि जो सामने से एक ट्री है वो आपकी तरफ आ रहा है. थोड़ी देर तक ये इस डायरेक्शन में मोशन में लगता है, अप्रोचिंग द ट्रेन. जब ट्रेन आगे निकल जाती है, यहाँ पहुंच जाती है, तो ये ट्री जो है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रेन. तो बेसिकली जो मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू ही हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है. अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये फर्दर दो तरह का होता है. एक को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरी काइंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. इनर्शिया आपने सुना होगा, वहीं से ये ड्राइव हुई है ये चीज. इनर्शियल फ्रेम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वेलोसिटी जो होती है बच्चे वो कांस्टेंट होती है और इट इज एट रेस्ट. या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या ये फ्रेम रेस्ट पे होगा. ठीक है, तो इस तरह के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं. अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है, लेट अस सपोज ये कार है, ये 5 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस की तरफ इस तरफ जा रही है. अगर ये कार हमेशा इसी डायरेक्शन में चलती रहे और सेम स्पीड से चलती रहे, वापस ही ना आए, कभी मुड़े ही ना, अगर मुड़ेगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो जब तक एक ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता रहे और कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, मतलब हर किसी सेकंड में सिर्फ 5 मीटर ही कवर करे. 5 मीटर पर सेकंड होने का ये मतलब है कि इन ईच सेकंड द कार इज कवरिंग 5 मीटर्स. तो उस केस में हम इस कार को इनर्शियल फ्रेम बोल देंगे. अगर इस कार के विद रिस्पेक्ट टू आप किसी भी मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो वी विल से कि वी आर स्टडीइंग द मोशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम. तो काइनेमेटिक्स में हमेशा इस पूरे चैप्टर में हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू ही मोशन को स्टडी करेंगे. हमेशा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मानने वाले हैं, ओरिजिन मानने वाले हैं, वो या तो रेस्ट पे होगा या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा. सेकंड पार्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम में बस उससे उल्टा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती. मींस जो आपका फ्रेम है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने माना है, किसी कार के साथ लगा सकते हो, इसको ट्रेन के साथ लगा सकते हो, अर्थ के ऊपर इसको इमेजिन कर सकते हो. ये सिस्टम या तो स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप होने का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, या ये सिस्टम स्लो डाउन हो रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन भी चेंज होने से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी.
फॉर एग्जाम्पल रोटेटिंग फ्रेम, एक झूला है, उस झूले के ऊपर आप बच्चे बैठे हो और आप उस झूले का आनंद ले रहे हो, लेकिन वहां पर जितने भी बंदे बैठे हैं उन सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर उनका पाथ बनाए तो ये सर्कुलर पाथ बनेगा, किसी भी झूले के ऊपर जो मैरी गो राउंड वाला झूला होता है उसका सर्कुलर पाथ बनेगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रही है, तो दैट काइंड ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट यूनिट में जाके, यूनिट 3 में। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में, और जितना भी मोशन स्टडी करेंगे या तो वो ओरिजिन एट रेस्ट पे होगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू कार चलती जाएगी, या मोशन में भी अगर होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब काइनेमेटिक्स में हम किस किस तरह के मोशन स्टडी करेंगे, एक हम पढ़ेंगे सबसे पहले इजीएस्ट केस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका दूसरा नाम 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, और इसका तीसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन। नाम से क्लियर है, सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स बता देता हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन कहानी सी है बस आज। तो ये हमारे पास एक ट्रेन है, अगर ये ट्रेन या कार हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाए और वहां से मुड़ के वापस भी अगर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे। अब ये मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है। अगर हम एक बॉल की बात करें, किसी हाइट से हमने किसी बॉल को फेंका, ऐसे छोड़ दिया बॉल को, ये बॉल ऐसे सीधा ही आएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ ही कवर करेगी, तो दिस इज ऑल्सो रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आपने किसी बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ से मुड़ के फिर वापस आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में, ये देखिए ये एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई, जिन बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ा है उनको पता है। उस केस में अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इस केस में भी जो मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, चाहे मोशन एक प्लेन में हो रहा है, बट वो पाथ जो है वो पाथ तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो दिस इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और इसको 1D और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। सेकेंड काइंड ऑफ मोशन जो है दैट इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन, जो इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, मोशन इन ए प्लेन। प्लेन वाला मोशन जो है उसको 2D मोशन भी बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है बच्चे। और 2D मोशन में क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। इसमें सिंपल एग्जांपल ये है कि एक प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ऐसा हो रहा है, बच्चे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, पूरे प्लेन पर इधर उधर कहीं पर भी वो जा सकते हैं, लेकिन हमेशा उस ग्राउंड पे ही रहेंगे, भाग रहे हैं, जंपिंग नहीं कर रहे, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन। और एग्जांपल है जो हमने स्टडी करनी है वो ये है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड u के साथ ऐसे फेंका, तो उसका कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा मान लेते हैं हम। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे फेंकोगे, आप बॉल फेंकते हो क्रिकेट खेलते टाइम, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऐसे फेंका, तो ये पाथ उसने फॉलो करना है। अब इसका पाथ जो है वो एक कर्व बन रही है, कर्विलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये टर्म थोड़ी सी एडवांस है, कर्विलिनियर मोशन, ठीक है, ओके। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को अगर हम बात करें एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो अभी ये मोशन जो है इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज हो रहे थे, तो इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, जो इसका सेकंड चैप्टर होगा। ये एक एग्जांपल है मोशन इन ए प्लेन की, प्रोजेक्टाइल मोशन। और एग्जांपल मोशन इन ए प्लेन की है सर्कुलर मोशन। ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अलोंग ऐसे कोई बंदा भाग रहा है, ठीक है, आप किसी चौंक से ऐसे मुड़ते हैं जब, तो सर्कुलर मोशन होता है। तो इसमें भी जो पार्टिकल है वो प्लेन में कहीं पर भी जा सकता है, तो ये एक दूसरी एग्जांपल है, और इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में ही। लास्ट पार्ट जो है काइनेमेटिक्स का वो सर्कुलर मोशन ही है, इसके बारे में भी डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोशन इन ए प्लेन इसको बोला जाता है 2D मोशन। लास्ट हमारे पास है मोशन इन स्पेस इन 3 डायमेंशंस। इस तरह के मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, वो हम जब जेईई और नीट की एग्जांपल्स करेंगे, और इवन हम सीबीएसई के भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मोशन इन 3 डायमेंशन को स्टडी किया जाएगा। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पर भी जा सकता है, हवा में उड़ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ए फ्लाइंग इंसेक्ट,
एरोप्लेन है, काइट है, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, तो वो स्पेस में कहीं पर भी जा सकता है, तो दैट इज मोशन इन 3 डायमेंशंस। अगर हम प्लेग्राउंड की बात करें, बच्चे लेट अस सपोज प्लेग्राउंड पर इधर उधर भाग रहे थे और भागते भागते किसी एक बच्चे ने जंप कर लिया। जंप करने का मतलब है कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी चला गया, हॉरिजॉन्टली तो वो जा ही रहा था एक्स वाई प्लेन में, जब उसने जंप किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में चला गया। वर्टिकल डायरेक्शन में तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज आल्सो मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो अभी जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये 3 तरह की एग्जांपल्स हैं, इन सब के ऊपर बात होती रहेगी जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टडी करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। वेलोसिटी है, स्पीड है, आने वाले लेक्चर्स में इनके ऊपर एग्जांपल्स भी करेंगे। फिर वेलोसिटी के डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, एवरेज जब वेलोसिटी चेंज होती है तब हम एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं उसकी, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन, तो ये सारे टर्म्स मोशन के साथ रिलेटेड है। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेट अस सपोज कोई ए पॉइंट है और यहाँ कोई बी पॉइंट है, तो 3 अलग अलग रास्ते आ रहे हैं ए से बी तक जाने के, ये तीसरा रास्ता है और ये सबसे छोटा वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इस पाथ के अलोंग गया है, अगर हम इस पाथ की टोटल लेंथ कैलकुलेट कर ले, सारी लेंथ को एक मेजरिंग टेप लें और इसको मेजर कर लें इस पूरी लेंथ को, तो दैट इज बेसिकली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया बी पॉइंट पर। अगर आपसे पूछा जाए कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, आर इस सर्कल की रेडियस है, तो इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस बनती है 2 पाई आर, बट इसने कितना कवर किया, इतने उसका चौथा हिस्सा कवर किया, 4th पार्ट ये वाला, ठीक है, तो वो बनेगा 2 पाई आर बाय 4। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पाई आर बाय 2, ए बी पाथ जो है दैट इज पाई आर बाय 2। तो डिस्टेंस ये होता है एक्चुअल पाथ। अब इस एक्चुअल पाथ की कोई डायरेक्शन नहीं है, देखिए सेकंड वाला पाथ ये इस तरह से है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। इसकी ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा ऐड होता चला जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया और घूम के वापस ए पॉइंट पर आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि x मान लो इधर कवर किया और x वापस कवर किया उसने, ये x मान लेते हैं डिस्टेंस ना a से लेके b तक का, तो जो उसका टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो बच्चों 2x हो जाएगा। सिंपल, ऐड करते चले जाओ 2x हो जाएगा। तो हमेशा डिस्टेंस बढ़ता ही रहता है, ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस ऐड अप होता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के केस में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हमें लेनी है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन में एरो ऐसे ड्रॉ किया, तो ये जो ए बी और ऊपर हम ये वेक्टर का साइन लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा ये, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये आर है हमारे पास, ये आर है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज रूट 2r, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, द शॉर्टेस्ट पाथ, डेफिनेशन लिख लेते हैं, विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कैसे बनाई जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जो भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी वहां से हम उसको स्टार्ट करते हैं, एंड एट फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल करते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की। लेट अस सपोज ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक बंदा बी पॉइंट पर गया, तो फिर उसके बाद ऐसे मूव करके सी पॉइंट पर चला गया। इस पाथ के अलोंग, पहले ये स्ट्रेट लाइन पाथ था, फिर ये वाला पाथ है, और हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सी पॉइंट को थोड़ा इसके सामने लगाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी वेक्टर्स नहीं आता, तो उनको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बना, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी बना, और दूसरा सी मैंने यहाँ मान लिया, बी से सी बना। तो ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, और आपने फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो यहाँ से ऐसे वेक्टर ड्रॉ होगा ए सी, और ए सी पाइथागोरस से निकलेगा, जो भी यहाँ वैल्यूज गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, ये 4 है, तो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हम इनको करते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे ना बच्चे, ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। अभी एक हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। दोनों की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v वेक्टर, ध्यान रखना v वेक्टर की बात कर रहा हूं, v वेक्टर कांस्टेंट रहता है। v वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब है, अब वेक्टर है ना, तो वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी है उसका, वेलोसिटी का, जिसको आप स्पीड बोल सकते हैं, और डायरेक्शन भी है। मींस ये दोनों चीजें कांस्टेंट चाहिए। मींस अगर एक कार है, अगर वो कार एक बार स्टार्ट हो गई विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो कार ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलती ही जाएगी, जब तक उसने टर्न नहीं मारा, वापस नहीं मुड़ी, तब तक उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे ही वो टर्न करेगी, मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पर जाकर कार मुड़ गई, वहां से मुड़ी, तो मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो मतलब एक्सेलरेट हुई है, वहां जाकर एक्सेलरेट हुई है, कोई फोर्स लगाई है वापस मुड़ने के लिए, रुकी होगी, फिर टर्न लिया होगा, तो वहां फिर उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, हो ही नहीं सकता कोई और। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट बोला है ना, तो v वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसके बारे में अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी समझो क्या मतलब है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली कम ज्यादा हो रहा है। यूनिफॉर्मली कम ज्यादा होने का मतलब है, लेट अस सपोज ये कार थी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर, उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का टाइम हो गया, कार की वेलोसिटी जो है बच्चे वो बन गई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकेंड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगर इमेजिन करो, फिजिकली सोचो, तो कार जो है वो स्पीड अप होती चली जा रही है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। कैसे पता चलेगा वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है? देखो, फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है, उससे अगले सेकंड, मतलब ये दूसरा वाला सेकंड है, उसमें भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है, नेक्स्ट में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है, मींस इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी फॉर्मूले करेंगे, मैं बस आपको 2 कैटेगरीज बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस उसकी स्पीड वो भी चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, कुछ भी इनमें से हो रहा है तो वो आ जाएगा जी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे UAM, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे URM, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। दोनों की एग्जांपल, एक बॉल ले लेते हैं, उस बॉल को हाइट से जब आप फेंकते हैं तो जब जैसे जैसे बॉल नीचे आती रहती है वो स्पीड अप होती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपने 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है एट ए कांस्टेंट रेट। तो ये जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल,
दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इससे उल्टा अगर बॉल पहले ग्राउंड पर पड़ी हुई थी, आपने बॉल को ऊपर फेंका ऐसे ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम होती चली जाती है, डीएक्सेलरेट होती है बॉल, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहां पर आपने फेंका उसको लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो रुक गई, तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। एक कार चल रही थी ऑलरेडी, लेट अस सपोज कार चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, ये ब्रेक का पेंडल, यहाँ उसने ब्रेक लगा दी। जैसे ही ब्रेक लगाई कार ने डीएक्सेलरेट करना शुरू हुआ और किसी डिस्टेंस को कवर करके कार की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब जब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो उस केस में हम बोलते हैं दैट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन आज हमने स्टडी किया। कल हम पर्टिकुलरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इनको डिफाइन करके और फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कल की क्लास में करेंगे।